नमस्कार लर्नर्स, एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि एक शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना है, लेकिन आज हम एक बड़े विचार पर बात करने वाले हैं कि शिक्षक केवल एक ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि सीखने के पूरे माहौल का एक आर्किटेक्ट है। बिल्कुल। तो चलिए इस बनावट की गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि NIOS DELED कोर्स 502 की यूनिट 5 कक्षा प्रक्रियाओं का प्रबंधन हमें एक अच्छा आर्किटेक्ट बनने के बारे में क्या सिखाती है। और ये DSSB PRT परीक्षा के लिए एक बहुत अहम विषय है। अच्छा, इससे सीधे सीधे कई सवाल बनते हैं, खासकर RTE एक्ट और क्लासरूम के माहौल से जुड़े। तो इसकी शुरुआत इस बुनियादी फर्क को समझने से होती है कि पढ़ाने और कक्षा का प्रबंधन करने में क्या अंतर है। हाँ, ये दिलचस्प है। जब हम क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं तो दिमाग में पहली तस्वीर आती है बच्चों को शांत रखने की, अनुशासन बनाए रखने की। क्या ये उससे कहीं ज्यादा है? बिल्कुल, यहीं पर शिक्षण के नजरिए में सबसे बड़ा बदलाव आया है। देखिए, पारंपरिक शिक्षण का जो मॉडल था वो एक वन वे स्ट्रीट जैसा था। वन वे स्ट्रीट? हाँ, मतलब शिक्षक के पास ज्ञान है और वो उसे ब्लैक बोर्ड के जरिए छात्रों तक पहुंचा रहा है। छात्र चुपचाप सुन रहे हैं। फोकस सिर्फ इस पर था कि क्या पढ़ाना है और शायद कितनी जल्दी सिलेबस खत्म करना है। सही पकड़ा। लेकिन अब जोर कक्षा प्रबंधन पर है। ये एक 360 डिग्री अप्रोच है। इसमें योजना बनाना, सीखने के लिए संसाधन जुटाना, गतिविधियों को व्यवस्थित करना और सबसे जरूरी माहौल तैयार करना। हाँ, एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां हर बच्चा, चाहे वो तेज हो या थोड़ा धीमा, सीख सके। तो शिक्षक अब सिर्फ एक लेक्चरर नहीं है, बल्कि वो एक फैसिलिटेटर, एक मैनेजर और जैसा आपने कहा एक आर्किटेक्ट है। तो अगर शिक्षक एक आर्किटेक्ट है तो वो किस किस तरह के स्ट्रक्चर या क्लासरूम बना सकता है? परीक्षा के नजरिए से सबसे अच्छा स्ट्रक्चर कौन सा माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, सीखने की स्थितियों के आधार पर हम क्लासरूम को मोटे तौर पर 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला है डिसफंक्शनल, यानी अराजक। अराजक? हाँ, इसकी कल्पना करना आसान है। क्लास में पूरी तरह से अव्यवस्था है, शोर शराबा है, शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं है और सीखना लगभग शून्य है। ये तो वो क्लास हो गई जहाँ से बच्चे कुछ सीखे बिना बस अपना बस्ता लेकर घर चले जाते हैं। बिल्कुल। अब दूसरा प्रकार थोड़ा पेचीदा है। इसे कहते हैं ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव, यानी व्यवस्थित प्रतिबंधात्मक। व्यवस्थित भी और प्रतिबंधात्मक भी। हाँ, यहाँ बाहरी तौर पर सब ठीक लगता है। क्लास शांत है, बच्चे अपनी सीटों पर हैं, लेकिन ये शांति एक कठोर अनुशासन और डर से आती है। शिक्षक का पूरा ध्यान पिन ड्रॉप साइलेंस बनाए रखने पर होता है। मतलब यहाँ सीखने से ज्यादा जोर चुप्पी पर है और शायद यहाँ बच्चे सवाल पूछने या गलती करने से डर सकते हैं। एकदम सही। और कई शिक्षकों को गलती से लगता है कि यही एक अच्छी क्लास है क्योंकि यहाँ कोई शोर नहीं होता, लेकिन ये एक भ्रम है। असली सीखना यहाँ भी बहुत सीमित है। और फिर आता है तीसरा और सबसे आदर्श प्रकार, जहां से परीक्षा में सीधा MCQ बनता है, ऑर्डरली इनेबलिंग, यानी व्यवस्थित सक्षम। व्यवस्थित सक्षम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि क्लास में व्यवस्था तो है, लेकिन वो निरर्थक या डराने वाली नहीं है। वो व्यवस्था सीखने के उद्देश्य से बनाई गई है। माहौल अनुशासित होने के साथ साथ लचीला भी है। लचीला मतलब बच्चे सवाल पूछ सकते हैं, आपस में चर्चा कर सकते हैं और गलतियां करने से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तो एक है अराजकता, दूसरा है जेल जैसा माहौल और तीसरा है एक वर्कशॉप या स्टूडियो जहां असली काम होता है। वाह, ये बहुत बढ़िया तुलना है। तो अब सवाल ये है कि एक शिक्षक इस वर्कशॉप या एनेबलिंग एनवायरनमेंट को कैसे बनाए? इसकी नींव कहाँ से रखी जाती है? इसकी नींव के 2 मुख्य हिस्से हैं, एक भौतिक यानी फिजिकल एनवायरनमेंट और दूसरा मनोवैज्ञानिक यानी ह्यूमन रिलेशनशिप। ओके। भौतिक वातावरण में स्कूल की इमारत, हवादार और रोशन कमरे, साफ सफाई जैसी बुनियादी चीजें तो आती हैं, लेकिन इसमें क्लास की दीवारों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। दीवारों की? हाँ, दीवारें सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं है, वो सीखने का एक कैनवस हो सकती हैं। उन पर बच्चों के बनाए चार्ट्स, पेंटिंग्स लगे हों तो बच्चों को क्लास अपनी लगती है। यानी क्लासरूम का माहौल ऐसा हो जो बच्चों को सीखने के लिए आमंत्रित करे, डराए नहीं। और इसका दूसरा हिस्सा, मनोवैज्ञानिक माहौल, वो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है। कहीं ज्यादा। वो तो क्लास की आत्मा है। इसमें शिक्षक और छात्र का रिश्ता संवेदनशील और धैर्यपूर्ण होना चाहिए।
छात्रों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। और ये सिर्फ एक अच्छी सलाह नहीं है, बल्कि ये कानून का हिस्सा है। यहीं पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई एक्ट की धारा 17 सेक्शन 17 आती है। अच्छा, तो ये कानून से कैसे जुड़ा है? सेक्शन 17 साफ तौर पर कहता है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये एक जीरो टॉलरेंस नीति है। तो जब हम एक सकारात्मक और भय मुक्त मनोवैज्ञानिक माहौल की बात करते हैं, तो ये कोई विकल्प नहीं है, ये हर बच्चे का कानूनी अधिकार है और हर शिक्षक का कर्तव्य। एक इनेबलिंग माहौल की पहली शर्त ही यही है, डर की गैर मौजूदगी। तो हमने एक सुरक्षित, सहायक, भौतिक और मनोवैज्ञानिक जगह बना ली है, लेकिन एक सुंदर वर्कशॉप भी बेकार है अगर उसमें इस्तेमाल होने वाले तरीके उबाऊ हों। तो इस माहौल में असल में सिखाया कैसे जाए? क्या सबको एक के साथ एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर अच्छे क्लासरूम मैनेजमेंट की अगली परत खुलती है। हमारे पास दो मुख्य रणनीतियां हैं, व्यक्तिगत अधिगम मतलब इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग और समूह अधिगम यानी ग्रुप लर्निंग। ठीक है। व्यक्तिगत अधिगम का लक्ष्य छात्र को आत्मनिर्भर बनाना है, जहां वो अपनी रफ्तार से सीखता है। इसके लिए कंप्यूटर आधारित लर्निंग या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जैसे तरीके इस्तेमाल होते हैं। और ग्रुप लर्निंग, मुझे लगता है इसके प्रकारों से बहुत सवाल आते हैं। हाँ, समूह अधिगम या ग्रुप लर्निंग बेहद महत्वपूर्ण है। ये इस विचार पर आधारित है कि बच्चे सिर्फ शिक्षक से नहीं बल्कि एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखते हैं। अब आते हैं ग्रुप बनाने के तरीकों पर। पहला है एबिलिटी ग्रुपिंग, जिसे होमोजीनियस या योग्यता आधारित ग्रुपिंग कहते हैं। इसमें एक जैसी क्षमता वाले बच्चे एक साथ होते हैं, जैसे सबसे होशियार बच्चों का एक ग्रुप। लेकिन क्या इसका एक तर्क ये नहीं दिया जाता कि तेज बच्चे एक साथ होने पर और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें दूसरों के लिए रुकना नहीं पड़ता? ये तर्क दिया तो जाता है, लेकिन इसके नुकसान कहीं ज्यादा बड़े हैं। इसका सबसे बड़ा खतरा है लेबलिंग का। लेबलिंग? हाँ, जो बच्चे कमजोर ग्रुप में डाल दिए जाते हैं, उनका आत्मविश्वास खत्म हो सकता है। वो खुद को वैसा ही मानने लगते हैं। इसलिए शिक्षण शास्त्र में इसे ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता। तो फिर बेहतर विकल्प क्या है? बेहतर विकल्प है रैंडम ग्रुपिंग या हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग, जिसे विषम समूह भी कहते हैं। इसमें बच्चों को बिना किसी खास आधार के मिला जुलाकर ग्रुप बना दिया जाता है। अच्छा। इसका फायदा यह है कि इसमें लेबलिंग नहीं होती। स्वाभाविक रूप से तेज बच्चे उन बच्चों की मदद करते हैं जिन्हें समझने में मुश्किल हो रही है। इसे हम पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं और ये सीखने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। मतलब इसमें अकादमिक ज्ञान के साथ साथ सहयोग और मदद करने जैसे सामाजिक कौशल भी विकसित होते हैं। बिल्कुल। और ग्रुप को मैनेज करने के लिए शिक्षक को तानाशाह नहीं बल्कि एक फैसिलिटेटर बनना होता है, जो बस मार्गदर्शन करें। आदर्श ग्रुप का आकार 4 से 6 बच्चों का माना जाता है और हर बच्चे को कोई भूमिका जैसे लीडर, रिकॉर्डर या प्रेजेंटर दी जानी चाहिए ताकि सबकी भागीदारी हो। ये तो बहुत जटिल है। इसमें सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि समय और जगह जैसे संसाधनों को भी मैनेज करना पड़ता है। इनकी क्या भूमिका है? इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। समय प्रबंधन की बात करें तो आरटीई एक्ट 2009 हमें स्पष्ट आंकड़े देता है। क्या आंकड़े हैं? कक्षा 1 से 5 के लिए एक अकादमिक वर्ष में कम से कम 800 शिक्षण घंटे और कक्षा 6 से 8 के लिए 1000 शिक्षण घंटे अनिवार्य हैं और एक शिक्षक के लिए सप्ताह में न्यूनतम 45 कार्य घंटे तय हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, एंगेज टाइम का। एंगेज टाइम, इसका मतलब वो समय जब बच्चा सच में सीखने में लगा हो। हाँ, क्लास में 40 मिनट बैठना और 40 मिनट तक किसी काम में पूरी तरह से डूबे रहना, इन दोनों में बहुत फर्क है। एक अच्छे मैनेजर का काम इसी एंगेज टाइम को बढ़ाना है। सही बात है। अब आते हैं स्थान प्रबंधन पर, यानी बैठने की व्यवस्था पर। इसका एक ही सुनहरा नियम है, गतिविधि के आधार पर व्यवस्था बदले। पर मुझे लगता है ज्यादातर शिक्षक पंक्तियों मतलब रोज वाली व्यवस्था से ही चिपके रहते हैं, क्योंकि उसे कंट्रोल करना सबसे आसान लगता है। और यही आम गलती है। पंक्तियां तब अच्छी हैं जब शिक्षक लेक्चर दे रहा हो या बच्चे अकेले काम कर रहे हों। लेकिन अगर कोई प्रदर्शन दिखाना है तो यू शेप सबसे अच्छा है, ताकि हर बच्चा देख सके। और ग्रुप एक्टिविटी के लिए? उसके लिए छोटे गोले, स्मॉल सर्कल्स सर्वश्रेष्ठ हैं। एक कुशल शिक्षक की पहचान यही है कि वो इन अलग अलग व्यवस्थाओं के नियंत्रित कोलाहल में सहज हो, क्योंकि वो जानता है कि इस कोलाहल में जो सीखना हो रहा है वो पंक्तियों की खामोशी से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। ये मुझे सबसे मुश्किल हिस्से पर लाता है। मान लीजिए कमरा परफेक्ट है, प्लान भी बढ़िया है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो ऊब रहे हैं या दूसरों को परेशान कर रहे हैं।
प्रेरणा मतलब मोटिवेशन और अनुशासन डिसिप्लिन के इस मानवीय तत्व को कैसे मैनेज किया जाए? ये वाकई सबसे बड़ी चुनौती है। पहले प्रेरणा की बात करते हैं। देखिए, ये दो तरह की होती हैं। बाहरी एक्सट्रिंसिक, जो इनाम, नंबर या प्रशंसा से मिलती हैं, और दूसरी आंतरिक। हाँ, और आंतरिक इंट्रिंसिक, जो काम को करने के आनंद या जिज्ञासा से आती है। हमारा लक्ष्य बच्चों को बाहरी प्रेरणा से आंतरिक प्रेरणा की ओर ले जाना है। इसे करने का कोई व्यवहारिक तरीका? जरूर। मुझे अपने एक इतिहास के शिक्षक याद हैं जो मुगल काल के पाठ को एक जासूसी केस में बदल देते थे। हम ग्रुप में सुराग ढूंढते थे और इस बहस में इतने खो जाते थे कि पता ही नहीं चलता था कि हम तारीखें और तथ्य याद कर रहे हैं। वाह! यही आंतरिक प्रेरणा है, जब काम खुद एक इनाम बन जाए। शिक्षक को बच्चों की ताकत पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें अपनी पसंद के काम करने के मौके देने चाहिए। और अनुशासन, जिसका मतलब अक्सर सजा समझ लिया जाता है। अनुशासन का असली मतलब सजा या चुप्पी नहीं, बल्कि आत्मानुशासन है। सेल्फ डिसिप्लिन, जहां बच्चा खुद अपने व्यवहार को नियंत्रित करना सीखे। और स्टडीज बताती हैं कि क्लास में अनुशासनहीनता का सबसे बड़ा कारण है बोरियत। बोरियत? हाँ, जब बच्चों के पास करने के लिए कोई दिलचस्प और सार्थक काम होता है तो वो शरारत नहीं करते। इसलिए अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका सजा देना नहीं, बल्कि बच्चों को काम में व्यस्त रखना है। इसे टास्क ओरिएंटेड एटीट्यूड कहते हैं। हमने आरटी एक्ट का जिक्र 2 बार किया है, सेक्शन 17 सजा पर रोक और समय सीमा के संदर्भ में। लेकिन शिक्षक के कर्तव्यों के बारे में भी तो इसमें कुछ कहा गया होगा। हाँ, और अब हम इस यूनिट के उस हिस्से पर आ गए हैं जिसे परीक्षा के लिए सबसे अहम मानना चाहिए। यहीं पर हमें वो सुनहरा धागा मिलता है जो इस पूरी चर्चा को एक साथ पिरोता है। सुनहरा धागा वो क्या है? देखिए, आरटीई एक्ट की धारा 29 सेक्शन 29 कहती है कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया बच्चे के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। ये रटने की बजाय गतिविधि, खोज और अन्वेषण के माध्यम से सीखने पर जोर देती है। ठीक है, तो ये क्या और कैसे सिखाना है ये बताता है? बिल्कुल। फिर आती है धारा 24 सेक्शन 24, जो शिक्षक के कर्तव्यों को सूचीबद्ध करती है। समय पर स्कूल आना, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, हर बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करना और नियमित पीटीएम आयोजित करना। अच्छा, ये शिक्षक को इस काम के लिए जवाबदेह बनाती है। समझ गए। तो सेक्शन 29 लक्ष्य तय करता है और सेक्शन 24 उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शिक्षक की जिम्मेदारियां तय करता है। और अब उस सुनहरे धागे का तीसरा सिरा पकड़िए, धारा 17 सेक्शन 17, जिसकी हमने पहले बात की थी, जो शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना पर रोक लगाती है। वो सबसे बड़ी रुकावट को हटा देती है जो सीखने के रास्ते में आती है। डर? हाँ, डर। तो ये 3 अलग अलग नियम नहीं है, ये एक ही ढांचे के 3 स्तंभ हैं। सेक्शन 29 एक बाल केंद्रित भयमुक्त शिक्षा का सपना दिखाता है। सेक्शन 24 इसे पूरा करने की जिम्मेदारी शिक्षक को देता है। और सेक्शन 17 उस सपने को हकीकत बनाने के लिए एक सुरक्षित माहौल की गारंटी देता है। वाह! इस तरह से देखने पर ये सिर्फ याद करने वाले सेक्शन नहीं लगते, बल्कि एक पूरी फिलॉसफी की तरह लगते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इसका सार ये नहीं है कि हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग या एनेबलिंग एनवायरनमेंट जैसे शब्द रट लिए जाएं। नहीं। रूम उसका कैनवास है, बैठने की व्यवस्था उसका लेआउट है, ग्रुप वर्क उसका सहयोग का उपकरण है और आरटीई एक्ट उसका नैतिक और कानूनी ब्लूप्रिंट है। इससे बेहतर सारांश नहीं हो सकता। याद रखिए, ये सिद्धांत सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। ये एक प्रभावशाली शिक्षक बनने का रोड मैप है जो हर बच्चे के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो इस चर्चा से जो एक सवाल हमारे लर्नर्स के लिए बचता है, वो शायद ये है, अगली बार जब आप किसी क्लासरूम के बारे में सोचें तो सिर्फ डेस्क और ब्लैक बोर्ड न देखें, उसे स्पेस, समय और रिश्तों की एक जटिल प्रणाली के रूप में देखें और खुद से पूछें, क्या ये सिर्फ व्यवस्थित है या ये सच में सक्षम बना रहा है? इसी सवाल का जवाब एक औसत और एक महान शिक्षक के बीच का फर्क तय करता है।